Good morning students. This is Dr. Anita Mathur, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए ऑनर्स पार्ट 2 के बायो ज्योग्राफी के पेपर के लिए हम लोग पिछले 2 वीक्स से बायोम्स का अध्ययन कर रहे थे और इस अध्ययन में हमने जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है उसका हमने बहुत डिटेल में अध्ययन किया था और हमने ये देखा था कि हमने मेनली बायोम्स को 3 भागों में बांटा था। उष्णकटिबंधीय बायोम, शीतोष्णकटिबंधीय बायोम और टुंड्रा बायोम, जिसमें से हमने उष्णकटिबंधीय हमारा सब बायोम का अध्ययन हमारा पूरा हो गया है। शीतोष्णकटिबंधीय बायोम भी हमने सब डिटेल में पढ़ लिए हैं और मैंने इसका PDF भी आपको डाल दिया है। तो आज जो हमारा लास्ट जो बायोम बचा है टुंड्रा बायोम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या है, इसकी स्थिति और विस्तार कितना है, किस प्रकार की वनस्पति है। ये जो हम बायोम्स का चैप्टर कर रहे हैं ये आपके सिलेबस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि इसका सिलेबस इसका इस तरह का है कि इसमें हम पूरे विश्व की संपूर्ण विश्व की जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु और इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें हम बहुत विस्तार से अध्ययन करते हैं। इसलिए अगर हमने बायोम्स को प्रिपेयर कर लिया है तो हमारी और सारे क्वेश्चंस की भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। तो ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, पर अगर आप करना शुरू करेंगे तो इसमें आपको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज हम बात करते हैं टुंड्रा बायोम की। अगर हम इसकी स्थिति और विस्तार की बात करें और इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें तो टुंड्रा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बंजर भूमि या वो भूमि जिस पे प्रोडक्शन जिस पे ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है, मामूली होता है। तो ये जो बायोम है इसमें वर्ष भर सूर्यताप और सूर्य प्रकाश का अभाव रहता है क्योंकि ये उच्च अक्षांशों में स्थित है और इसीलिए यहाँ पर वनस्पति का विकास जो है वो न्यून मात्रा में होता है और कम से कम साल के 8 महीने यहाँ पे पूरी तरह से बर्फ़ छाई रहती है, बर्फ़ रहती है। इसीलिए वनस्पति के विकसित होने का जो ड्यूरेशन होता है वो ड्यूरेशन बहुत ही कम होता है। तापमान हिमांक बिंदु से नीचे रहता है, मृदा भी यहाँ की हिमीकृत रहती है, तो इसलिए वहाँ पर किसी भी वनस्पति का पैदा होना और विकसित होना एक डिफ़िकल्ट सा ही काम होता है। अगर यहाँ पर वार्षिक वर्षा की हम बात करें तो यहाँ पे 400 मिलीमीटर के लगभग औसत माना जाता है और अगर हमें इसके अलग अलग क्वालिटीज़ के हिसाब से देखें तो हम टुंड्रा बायोम को 2 भागों में बांट देते हैं। पहला भाग है उसको हम कहते हैं आर्कटिक टुंड्रा बायोम और दूसरा अल्पाइन टुंड्रा बायोम। यह बायोम उच्च पर्वतों पे पाया जाता है। इसकी स्थिति उष्णकटिबंध से लेकर शीतोष्णकटिबंधीय पर्वतों तक वृक्ष रेखा के ऊपर होती है। ये ध्रुवों के पास के एरियाज़ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब अगर हम आर्कटिक टुंड्रा बायोम का विस्तार देखते हैं तो विश्व में इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया के उत्तर में स्थायी जो ध्रुवीय हिमीकृत क्षेत्र है, जो पूरा ग्लेशियर वाला एरिया है, वहाँ पे इसका विस्तार है। दक्षिण में शीतोष्ण कोणधारी बायोम इसकी सीमा बनाते हैं और इसकी उत्तर की सीमा में तो बिल्कुल बर्फीला क्षेत्र है जिसमें अलास्का, कनाडा और उत्तरी अंचल यूरोपीय, रूस और साइबेरिया का उत्तरी भाग आते हैं। इसके अलावा आर्कटिक द्वीपों का भी इसमें विस्तार पाया जाता है। आर्कटिक टुंड्रा को हमने 3 भागों में बांट दिया है, निम्न आर्कटिक, मध्य आर्कटिक और उच्च आर्कटिक। इनकी लोकेशन के हिसाब से हमने इसको 3 भागों में बांट दिया है। अगर हम निम्न आर्कटिक टुंड्रा में की बात करते हैं तो उसका विस्तार उत्तरी कनाडा के अधिकांश भाग में, उत्तरी अलास्का, कनाडा के द्वीप जिसमें बैंक्स, विक्टोरिया, बैकिन द्वीप प्रमुख हैं के दक्षिण में, दक्षिणी ग्रीनलैंड, साइबेरिया, प्रायद्वीपीय क्षेत्र आदि सम्मिलित किया जाता है। उच्च टुंड्रा के अतिरिक्त के जो अंतर्गत उच्च टुंड्रा का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत कनाडा के द्वीप समूह और को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसमें वनस्पति छिटपुट रूप में थोड़ी थोड़ी दूर दूर पाई जाती है जिसमें मॉस, लाइकेन,
और कठोर शाकीय झाड़ियाँ पाई जाती है। वृक्षों का यहाँ पे अभाव ही पाया जाता है क्योंकि उनके लिए सूटेबल कंडीशन यहाँ पर नहीं है। मध्य टुंड्रा का विस्तार जो है वो इन मंडलों के बीच में पाया जाता है। अब अगर हम इसकी जलवायु की बात करते हैं तो ये जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता है कि यहाँ पे टुंड्रा जलवायु पाई जाती है, जिसका क्या आशय होता है कि वर्ष भर सूर्य ताप और सूर्य का प्रकाश नगण्य सा ही रहता है और तापमान जो है वो अति निम्न रहते हैं। इस अति कठोर जलवायु के कारण वनस्पतियों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है क्योंकि भूखंड वर्ष के अधिकांश समय में हिमाच्छादित रहती है, उस पर बर्फ़ की परत जमी रहती है। उसका क्या रिज़ल्ट रहता है कि ये समस्त क्षेत्र जो है वो बंजर रूप में यहाँ पर है। यहाँ पर तेज़ बर्फीली हवाएं चलती है और हम ये मानते हैं कि साल के 7 से 8 महीने कठोर शीत ऋतु का सामना यहाँ पे करना पड़ता है, जबकि तापमान हिमांक बिंदु से बहुत नीचे रहता है। और यहाँ पर वर्षा हमने जैसे पहले देखा है कि 500 मिलीमीटर के लगभग होती है, परंतु वर्षा की क्या विशेषता होती है कि ये वर्षा अधिकांश रूप से हिमपात के रूप में होती है। जल के रूप में वर्षा नहीं है, ये जो बारिश हो रही है ये हिमपात के रूप में होती है। अब अगर हम बात करते हैं इन क्षेत्रों के वनस्पति समुदाय की, तो यहाँ पर जो मृदा होती है उसमें नमी की स्थिति और वनस्पति के बीच पूर्ण सहसंबंध पाया जाता है। जहाँ पर आर्कटिक भूमि में मिट्टियों पर कई जगह जहाँ पर कम थोड़ा ग्रोथ होती है वहाँ पे छोटी छोटी झाड़ियाँ और छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं। और यहाँ पर ज़्यादा क्षेत्र में जो काई होती है, मॉस लिचन जिसको हम कहते हैं, उसका विस्तार यहाँ पे पाया जाता है। जो थोड़ी मात्रा में वनस्पति होती है वो भी शॉर्ट लिव्ड होती है। जैसे ही वापस स्नोफॉल शुरू होता है इनमें से अधिकांश का अस्तित्व ख़त्म हो जाता है। आर्कटिक तुंद्रा में शीत की कठोरता और सूर्य प्रकाश के अभाव के कारण समस्त विश्व की कुल पादप प्रजातियों का मात्र सिर्फ 3% हिस्सा यहाँ पर विकसित हो पाता है। यहाँ की वनस्पति में अति शीत दशाओं को सहने की क्षमता होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम झाड़ियों की बात करें तो वो झाड़ियाँ जो होती है उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है, उसकी स्किन इसकी इतनी इस प्रकार की होती है कि वो इस शीत ऋतु का सामना बड़ी सहजता से, हम उसे कहते हैं कठोर शाकीय झाड़ियाँ कहते हैं, जो इस शीत ऋतु का सामना करने में अपने आप को उस तरह से तैयार कर लेती है। यहाँ अधिकांश पादप गुच्छेदार होते हैं और उनकी ऊंचाई मात्र 5 से 8 सेंटीमीटर तक की मानी गई है। हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि वो बिल्कुल ज़मीन से चिपके हुए होते हैं क्योंकि धरातल का तापमान ऊपर स्थित वायु के तापमान के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ऊपर ठंडी हवाएं चलती है तो वो वहाँ पे हमेशा तापमान बहुत कम बना रहता है, उसके कंपैरिजन में धरातल का तापमान थोड़ा ठीक होता है। ये झाड़ियाँ यूजुअली उन क्षेत्र में डेवलप होती है जहाँ पर तेज़ हवाओं के कारण वो जो बर्फ़ का ढेर से वो बची रहती हैं। और इसमें आर्कटिक विलो एक ऐसा वनस्पति है जो इस क्षेत्र में पाई जाती है। उसकी वृद्धि दर अत्यंत मंद होती है परंतु इसकी आयु बहुत अधिक होती है। सदाबहार पुष्पी पादपों का विकास धरातल पर गड्ढे के रूप में होता है। उसमें मॉस कैंपियन उसका मेन नाम है उस वनस्पति का। टुंड्रा की कुछ पादप प्रजातियों में गूदेदार पत्तियां होती हैं और यहाँ पर ऑक्सीफ्रेज प्रजाति के कुछ पादपों का आकार गुलदस्ते जैसा होता है, वो एक झाड़ी के रूप में गुलदस्ते के रूप में होती है। कुछ पादपों का विकास गुच्छे के रूप में होता है जबकि कुछ ज़मीन पे फैले हुए होते हैं। जिस प्रकार से एक चटाई या मैट ज़मीन पे फैला हुआ होता है उसी प्रकार से कुछ इस प्रकार के भी यहाँ पर वनस्पति होती हैं जो चटाई के रूप में भूमि पर फैली होती हैं। इन पादपों का जो विकास काल है डेवलपमेंट के लिए उनको जो समय मिलता है वो यहाँ का अति
लघु ग्रीष्मकाल हम उसे कहते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 50 डेज़ का हम उसको मान लेते हैं। उसमें ही इनको ग्रोथ करने का टाइम मिलता है, जिस समय इनके अवयवों का विकास होता है, फूल कुछ मात्रा में खिलते हैं, परागकण जीवों का बनना, उनका पकना और डिस्पर्सल की जो क्रिया है वो सभी इसी समय में संपन्न होती हैं। हम ये मान सकते हैं कि ये जो 50 डेज़ का टाइम होता है, इसमें भी 10 दिन आगे के और 10 दिन पीछे के थोड़े एडवर्स होते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि मोटे तौर पर 30 दिन का समय ऐसा होता है जब यहाँ पर थोड़े फूल भी खिलते हैं। उसकी फूल खिलने से या बीजों के झड़ने से यहाँ पर प्रसरण या डिस्पर्सल का भी काम होता है। और यहाँ पर ये शॉर्ट लिव्ड वनस्पतियाँ इस समय बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। तो हम ये जो टुंड्रा बायोम की बात कर रहे हैं, इसमें हमें इसके नाम से ही पता लग जाता है कि क्योंकि यहाँ पर वर्ष के 8 महीने इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये क्षेत्र, इसमें अधिकांश क्षेत्र जो है वो बंजर अवस्था में पाया जाता है। बंजर अवस्था का क्या आशय है कि ज़मीन के ऊपर वनस्पति का जो कवर है वो अत्यंत निम्न मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है। इसीलिए वहाँ पर जो मिट्टी है उसकी उपजाऊपन या उसकी उत्पादकता जो है वो नगण्य सी ही पाई जाती है। वनस्पति को खिलने का, डेवलप होने के लिए बहुत कम समय मिलता है। और इस सब का क्या रिज़ल्ट रहता है कि यहाँ पे वनस्पति का आवरण या वनस्पति की जो प्रजातियाँ हैं वो विश्व की मात्र 3% प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। अपने अगले लेक्चर में हम जंतु समुदाय और मानव की क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।